अगर आपको भी लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन जैसे वर्ड्स को समझने में दिक्कत होती है तो आइए इन सभी को समझते हैं इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से। इलेक्शंस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में प्रशासनिक विभाजन कितने हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं। तो नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे जो सरकार होती है उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यह केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करती है। अब दूसरे नंबर पर आती हैं राज्य सरकारें या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत में कुल 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है और ये राज्य के लेवल पे अलग अलग नियमों और विनियमों का प्रशासन करती है। भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों को हम राज्य नहीं कहते, उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि उन हिस्सों पे जो रेगुलेशन होगा वो केंद्र सरकार का होगा। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। हालांकि कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें और विधानसभाएं भी होती हैं। अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के नीचे आए तो हमें मिलते हैं जिले या फिर डिस्ट्रिक्ट्स। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले का अपना एक प्रशासनिक ढांचा होता है। हर एक जिले में कुछ रूरल एरियाज होते हैं, कुछ अर्बन एरियाज होते हैं। रूरल एरियाज में तहसीलों का निर्माण किया गया है जिन्हें तहसील, तालुका, सर्कल, सब डिवीजन जैसे नामों से बुलाया जाता है और हर एक तहसील अपने अंडर में आने वाले अलग अलग गांवों की देखरेख करता है। अब हर एक गांव में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया है जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गांव या गांवों के समूह का प्रशासन ग्राम पंचायत के हाथ में होता है। जिले में जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हम नगर पालिका या फिर नगर निगम जैसी चीज़ों का निर्माण करते हैं। नगर निगम या नगर पालिका को हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं, जो कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आइए समझते हैं हर एक सरकार को और इनको चुने जाने के लिए होने वाले इलेक्शंस के बारे में। केंद्र सरकार जिसे भारत सरकार भी कहा जाता है, ये देश के समस्त शासन की जिम्मेदारी संभालती है। तो केंद्र सरकार के सारे कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम कैबिनेट कहते हैं और उस कैबिनेट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और इस प्रकार से प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में नई नई पॉलिसीज को अप्रूव करती है। ये सारी मीटिंग्स और सारी बातचीत जहां होती है उसे हम संसद या फिर पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को 2 सदन में विभाजित किया गया है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दूसरा लोकसभा इलेक्शन और तीसरा राज्यसभा इलेक्शन। पहले लोकसभा इलेक्शन समझते हैं। लोकसभा चुनाव भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, जो कि हर 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन में देश के कोने कोने से जो मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी या फिर सांसद कहते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं जिनमें से प्रत्येक के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है और इन प्रतिनिधियों को सीधे भारत के वोटर सिलेक्ट करते हैं। इसमें से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और वो अपने में से एक प्रधानमंत्री को इलेक्ट करता है। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव हर 5 साल में करवाई जाती है। दूसरा इलेक्शन आता है राज्यसभा इलेक्शन, जिसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसके पहले आइए समझते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस या फिर राज्य विधानसभा चुनाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य स्तर पर भी राज्य सरकारें होती हैं। तो जैसा कि देश में एक राष्ट्रपति होते हैं वैसे हर एक राज्य में एक गवर्नर होते हैं जिनको राज्यपाल कहा जाता है और ये राज्य के प्रमुख होते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी गवर्नर या राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनके हेड चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। जैसा कि देश में राष्ट्रपति अपने सारे मंत्रियों और प्रधानमंत्री के साथ
संसद में या फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर एक राज्य में चीफ मिनिस्टर और अपने बाकी मंत्रियों के साथ विधानसभा में बैठते हैं, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। कुछ बड़े प्रदेशों में विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होता है, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि विधानसभा के स्तर पे इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक लोकसभा इलेक्शन की तरह राज्य के विधानसभा इलेक्शंस भी हर 5 साल पे होते हैं और इन्हें हम राज्य विधानसभा चुनाव या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कहते हैं। इनमें चुने हुए मेंबर्स उस राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें हम विधायक या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधानसभा चुनाव में जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं वो पब्लिक डायरेक्टली इलेक्ट करती है विधानसभा चुनाव के माध्यम से, और इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं वो अपनी राज्य सरकार बनाता है और वो पार्टी अपने में से किसी एक को चीफ मिनिस्टर घोषित करती है। विधानसभा की सीटों की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है और ये राज्य के आकार और जनसंख्या पर निर्भर करती है। अब समझते हैं हम राज्यसभा चुनाव के बारे में। राज्यसभा के मेंबर्स पब्लिक द्वारा नहीं चुने जाते। राज्यसभा, जैसा कि नाम बता रहा है, ये राज्यों की सभा है, तो इसमें जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो हर राज्य से चुने जाते हैं। अब राज्य में कौन इन्हें चुनता है? वो होते हैं वहाँ के एमएलएज या फिर विधायक। तो हर एक राज्य अपने अपने विधायकों की सहमति से कुछ लोगों को राज्यसभा में इलेक्ट करता है। राज्यसभा में कुल 245 सीट्स होती हैं, जिनमें से 233 सदस्यों को चुनाव विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर नामित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्यों को चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का सदन अस्थायी रूप से कार्य करता रहता है। लोकसभा में सरकार के गिरने से या फिर बनने से राज्यसभा की सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ता। अब आते हैं हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं और ये सभी लोग मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है। गवर्नर, जो कि राज्य के प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव राष्ट्रपति सीधे करते हैं। विधान परिषद, जो कि कुछ राज्यों में राज्यसभा के जैसे ही होती है, इनके मेंबर्स का चुनाव म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत जैसी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों से किया जाता है और साथ ही साथ कुछ एक मेंबर्स को गवर्नर सीधे इलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं राज्य के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकार नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीएम या फिर जिलाधिकारी होते हैं और इनके लिए कोई भी पब्लिक इलेक्शन नहीं होता। आते हैं अब हम तहसील के बारे में। तहसील या फिर तालुका जिलों के अंतर्गत एक और निचली प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक तहसील का प्रशासन एक तहसीलदार द्वारा किया जाता है, जो कि जमीनी स्तर पर राजस्व संग्रह, लैंड रिकॉर्ड्स, कानूनी प्रशासनिक मुद्दों को संभालता है। तहसीलदार के लिए भी कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। अब आते हैं सबसे छोटी इकाई, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का बेस है। ये स्थानीय लेवल पे शासन और प्रतिनिधित्व करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनाव हर 5 साल पे होते हैं और गांव के मतदाता उन्हें इलेक्ट करते हैं। इसे हम पंचायती इलेक्शन या फिर प्रधानी इलेक्शन या फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन कहते हैं। इनका काम जल संग्रहण, सरकार निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि विकास जैसे मुद्दों पर काम करना होता है। जिले में आने वाले शहरी इलाकों में नगर पालिका या फिर नगर निगम के इलेक्शंस होते हैं। नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी, इनका गठन छोटे और मध्यम आकार के शहरों के लिए किया जाता है और नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव स्थानीय मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और यह म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका स्वच्छता, जल आपूर्ति, रोड मेंटेनेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन का कार्य करती है। बड़े शहरों में नगर निगम बनाए जाते हैं, जिन्हें हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। ऐसे शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है।
और यहाँ पे होने वाले इलेक्शंस में मेयर इलेक्शंस होते हैं जो कि नगर निगम का प्रमुख होता है। और इस प्रकार से देश के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं और उनमें होने वाले तरह तरह के इलेक्शंस होते हैं। अब आइए बात करते हैं 3 स्पेशल डिविजन्स के बारे में। पहला, जोनल काउंसिल। भारत में एक बेहतर कार्य प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से भारत को 6 जोनों में विभाजित किया गया है और ये जोनल काउंसिल्स हैं नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और एक स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। हर एक काउंसिल में कुछ एक राज्य आते हैं और वो काउंसिल उन राज्यों से संबंधित प्रॉब्लम्स पे बात करती है। हर एक जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के गृह मंत्री होते हैं और इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो एक मुख्यमंत्री होते हैं जो कि उस जोन में आने वाले किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा होता है डिवीजन। जब भारत के कई जिलों को एक समूहबद्ध कर दिया जाता है तो उसे एक डिवीजन कहते हैं। मतलब एक राज्य के अंदर में कई डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन के अंदर 4 से 5 जिले होते हैं। डिवीजन को चलाने के लिए डिविजनल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है जो कि राज्य सरकार डायरेक्टली अपॉइंट करती है। तीसरा है ब्लॉक। ब्लॉक मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जहां पे 4 से 5 गांवों को मिलाकर के एक ब्लॉक बना दिया जाता है और ब्लॉक मुख्यतः विकास कार्यों पे ध्यान रखता है। ब्लॉक को चलाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।